हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो के अंदर ग्राफ्स। जी हाँ, हमने जितने भी पैरामीटर्स अभी तक पढ़े हैं, चाहे वो डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, उनके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स किए हमने, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करते हुए इन चीज़ों को कैलकुलेट किया। अब हम इसी चीज़ को ग्राफिकल मेथड से या ग्राफ को देखते हुए भी इन चीज़ को हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक। और अलग अलग सिचुएशन में, इन स्ट्रेट लाइन में अलग अलग सिचुएशंस आती हैं, उन सिचुएशन को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये भी हम सीख लेंगे। तो बेसिक ग्राफ्स हैं जिसके अंदर एक एक करके ग्राफ को समझेंगे और उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट्स आपको नॉलेज मिलेगी। क्योंकि ग्राफ या ग्राफिकल या कोई पिक्चर को जब आप देखते हैं तो वो बहुत सारे वर्ड से ज़्यादा बेटर आपको एक्सप्लेनेशन देती है और बहुत सारी नॉलेज आपको उससे निकल कर आती है। तो अगर आप ग्राफ को समझ जाते हैं, उन्हीं चीज़ों को आप जो कैलकुलेशन से कर रहे हैं ग्राफ से करते हैं, तो बहुत जल्दी वो कैलकुलेशंस आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन उसके लिए इनको पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक एक करके आज सारे ग्राफ्स, चाहे वो पोजीशन टाइम ग्राफ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इन तीनों को समझेंगे और देखेंगे क्या क्या रिजल्ट इसमें मिला। तो एक एक करके अब हम आते हैं अपने ग्राफ पर और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इनहेंस एजुकेशन, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियोस को आप शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन पर भी आप क्लिक कर दें ताकि आपको वीडियोस तुरंत मिलती रहें। कॉपी पेन निकालें और एक एक चीज़ को आप नोट करते जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने एक एक करके आने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ की। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहली बात क्या हो सकती है, हम सबसे पहला जब मोशन स्टार्ट नहीं होता, यानी कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है, तो उसको ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम दो एक्सिस लेंगे, एक ये वाली जो एक्सिस है एक्स एक्सिस, इस पर मैं टाइम को रिप्रेजेंट करूंगा और दूसरी पर पोजीशन। तो पोजीशन में शो करता हूँ एस से। ठीक है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया। अब मैं लेता हूँ स्टेशनरी कोई ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, रुका हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं है उसके अंदर, यानी कह लीजिए वो रेस्ट पर है सबसे। तो उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, उसकी जो भी डिस्टेंस होगी वो कहीं किसी पॉइंट से टाइम टी पर जहाँ होगा वहीं रहेगा, वो स्टेशनरी है। टी बढ़ता है, टाइम बढ़ता है, लेकिन डिस्टेंस वही की इतनी है। तो ये बहुत सिंपल सबसे पहली बात होगी। ठीक, एक एक करके हम जाएंगे, एक एक करके आप जाएंगे और सारे ग्राफ आपको समझ में आएंगे और इसके बेस पर आप प्रॉब्लम्स भी फिर तभी कर पाएंगे। दूसरी ग्राफ में यहाँ पर टाइम ही होगा, यहाँ पर दोबारा डिस्टेंस ही होगी, दोनों ऐसे बढ़ रहे हैं, ये आपका ओरिजिन है। अब पहला जो मोशन हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन, है ना, यूनिफॉर्म मोशन की। मोशन आ गया पिक्चर में, है ना, रेस्ट से अब हम मोशन में आ गए। और मोशन कैसा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है यहाँ पर आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ पे वेलोसिटी को आप दिखा रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को दिखा रहे हैं, तो उसके लिए अब ये स्ट्रेट लाइन तो होगी अभी भी, लेकिन इसका कुछ क्या होगा, एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनेगा। तो ये हमें क्या दिखाएगा, हमें इससे क्या हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट्स, इससे हमें मिलता है स्लोप। और स्लोप तो मिल रहा है, लेकिन स्लोप से हमें क्या, कौन से पैरामीटर्स मिल रहा है, इस पैरामीटर से हमें मिलता है वेलोसिटी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये इस ग्राफ की इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें मिल जाती है बिना कैलकुलेशन किए। हम अगर ये कैलकुलेट कर पाएँ कि कितना इसका स्लोप है, तो वो स्लोप ही वेलोसिटी होगी। तो यहाँ वेलोसिटी निकालने के लिए हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। और स्लोप क्या होता है, tan थीटा। यानी मान लीजिए एक पोजीशन मेरी ये है और यहाँ पर ये मेरा टाइम हो गया, इसको मान लेता हूँ t1, और एक पोजीशन मैंने यहाँ ली, इसका टाइम हो गया t2। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि हम जब निकालते हैं तो एवरेज वेलोसिटी जो निकालते हैं, बेसिकली इसमें एवरेज वेलोसिटी आएगी। और क्योंकि ये आपका यूनिफॉर्म मोशन है, तो यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट ही है, लेकिन वो निकालोगे कैसे ग्राफिकली। तो यहाँ अगर आप देखें, ये वाली जो पोजीशन होगी, सपोज ये S1 होगी और ये पोजीशन होगी S2। तो ये जो एंगल थीटा होगा, ये एंगल ये थीटा होगा। तो ये आपका चेंज इन डिस्टेंस, ये चेंज इन टाइम हो गया। तो ये स्लोप आप ऐसे निकाल सकते हो और इसी को हम क्या कहते हैं, ds/dt यानी tan थीटा यानी वेलोसिटी। तो बेसिकली स्लोप जो है आपका, जो हमारा रिजल्ट है वो क्या है, वेलोसिटी के बराबर होता है। इसमें अब और क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये तो हमें पता है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 है ना, क्योंकि यहाँ स्लोप जो है वो 0 है। यहाँ कुछ स्लोप आया, कुछ वेलोसिटी पिक्चर में आ गई। अब ये जानकारी हमें ये भी देता है ग्राफ कि आपकी वेलोसिटी तो है, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव के बारे में भी बताता है। देखिए ये जो ग्राफ है, यहाँ पर इसका जो एंगल हम लेके चलते हैं, ये किससे होता है,
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से हम इसको काउंट करते हैं, यानी मेज़र करते हैं, ठीक। तो अगर आपका थीटा लेस देन 90 हो बच्चों, है ना, अगर थीटा लेस देन 90 आ रहा है, यानी ग्राफ में भी 90 से कम है ना, यहाँ तक 90 से कम ही रहेगा, यानी ग्राफ अगर आपका ऐसा है तो वेलोसिटी है, यहाँ पर है तो भी वेलोसिटी है, लेकिन जैसे एंगल बढ़ता जाएगा ऐसे आपकी वेलोसिटी भी बढ़ती चली जाएगी। 90 तक वेलोसिटी आपकी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और अगर थीटा आपका लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 90 हो जाए तो आपकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी, यानी हमें वेलोसिटी मिलेगी स्लोप से और वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, ये भी बता सकते हैं, ठीक है। तो बस आप एंगल चेक कर लो। नेगेटिव कैसा होगा, अगर मान लीजिए आपका ग्राफ इस तरह से होता तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से देखेंगे एंगल, और ये कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। तो इसकी जो वेलोसिटी शो कर रहा है ये नेगेटिव वेलोसिटी शो कर रहा है, ठीक है। पॉइंट नोट करते जाइए, हमें स्लोप मिला और हमें पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में पता चला, और ये हमारा क्या था, यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले दो ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो जितनी इन्फॉर्मेशन लेनी थी हमने ली, और अभी और कनेक्ट करेंगे। अब ये ग्राफ हम अगले सिचुएशन में जाएंगे, यूनिफॉर्म मोशन से हम आगे जाते हैं तो वो आ जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अभी हम एक ही ग्राफ पढ़ रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो आप देखते जाइए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसके अंदर वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है। जब वेलोसिटी चेंज होती है तो आपका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, अब वो बन जाता है कर्व। और जो कर्व बनता है तो कर्व दो तरह से आपका आ सकता है, या तो कर्व इस तरह से आ सकता है या तो कर्व इस तरह से आ सकता है, दो तरह से कर्व आ सकता है। ये जो कर्व है जिसके अंदर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए इस केस में जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ वेलोसिटी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो पता चल गया। ये नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन तो पिक्चर में होगा ही नहीं, क्योंकि ये ज़ीरो होगा। जैसे ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक। अब हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे इसमें कि क्या है एक्सेलरेशन, क्या उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर इसको हम बोलेंगे इस तरह से, नाम देंगे इसका कॉनकेव, कॉनकेव है ऐसे बना हुआ, कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड है, और इसको बोलेंगे कॉनकेव डाउनवर्ड, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, कॉनकेव डाउनवर्ड। ये दो कर्व बन सकते हैं, कर्व दो तरह के हो सकते हैं। अगर कॉनकेव अपवर्ड है तो आपका एक्सेलरेशन पिक्चर में आएगा, और इस केस में होगा पॉजिटिव और इस केस में होगा नेगेटिव। तो यहाँ पर आपको इस ग्राफ से क्या मिला, ये भी क्या आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये ऐसा भी कर्व हो सकता है, ऐसा भी कर्व हो सकता है, मैंने दोनों एक पर बना दिए, या तो ये होगा या तो होगा एक ही पार्टिकल के लिए, एक बॉडी के लिए हो सकता है, दूसरे के लिए ऐसा भी हो सकता है। कर्व में दो कर्व हो सकते हैं, जिससे हमें एक्सेलरेशन के बारे में पता चलेगा, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में आपको वेलोसिटी स्लोप दे रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में पॉजिटिव नेगेटिव वेलोसिटी पता चल रही है एंगल की हेल्प से। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। ये नामों में बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने यूनिफॉर्म दोबारा लगा दिया, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म लगाया। जब मैं बोलता हूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वेलोसिटी की बात हो रही है, यानी इसमें क्या है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है, वेरिएबल है, चेंज हो रही है, लेकिन उससे एक्सेलरेशन आ रहा है। अब एक्सेलरेशन आ रहा है तो अब वो मोशन इस तरह का कि एक्सेलरेशन जो भी आ रहा है वो यूनिफॉर्म है, यानी देयर इज अ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इस तरह का मोशन है ये। इससे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात की, जिससे पॉजिटिव नेगेटिव की बात आपको समझ में आएगी। ये नॉलेज मेरे ख्याल से इतनी अच्छी बहुत है। आपको क्या क्या नॉलेज मिल गई, आपको वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव का पता चल रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव का पता चल रहा है। अब एक और नॉलेज देखिए यहाँ पर इसी ग्राफ में, एक ग्राफ हम बात करते हैं, मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है इस तरह से, ठीक। अब इस ग्राफ में आप देखेंगे, आपको ये किसी भी पॉइंट पर अगर आप ड्रॉ करते हैं लाइन, तो थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा लेस देन 90 डिग्री आएगा, और ये कॉनकेव अपवर्ड है तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि थीटा। अब इतनी बात हमें पता है ना, जो बात मैंने बताई है उस बेस पर ये आप खुद बता सकते हो कि थीटा इसमें क्या है, 90 से कम है। इसका मतलब क्या हो, इम्प्लाइज क्या कर रहा है कि आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है। और इसका जो कर्व है वो कॉनकेव कैसा है, अपवर्ड है, ये भी आपको नॉलेज हो चुकी है। इससे ये पता चलता है कि आपका एक्सेलरेशन भी क्या है, पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव है, अच्छा ठीक है।
इतनी बात हमें समझ में आ गई। और क्या नई बात है इसमें? अब अगर मैंने यहाँ ये ड्रॉ किया, ये मुझे क्या दे रहा है? टेंजेंट दे रहा है, टेंजेंट का स्लोप है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर ये वेलोसिटी हुई, इस पॉइंट पर अगर वेलोसिटी निकालते हैं तो मुझे इस यहाँ पर ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर एक एंगल और आएगा ना, ये भी एंगल आ रहा है आपका। अब आप ये देख सकते हैं कि एंगल यहाँ आने के बाद कम हुआ या ज़्यादा हुआ, तो आप साफ 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 दिखाई दे रहा होगा कि एंगल बढ़ रहा है, और एंगल कॉरेस्पॉन्ड्स करता है वेलोसिटी को, यानी कि वेलोसिटी भी बढ़ेगी। फिर क्या कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि जब, अच्छा ये बात समझ में आई। चलिए दूसरा ग्राफ और एक देखते हैं, और फिर दोनों को बाद में एक बार कंक्लूड करेंगे। यहाँ देखिए, अब मैं ग्राफ लेता हूँ इस तरह से। अब इसमें आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ टेंजेंट, क्या पता लगाने के लिए? वेलोसिटी पता लगाने के लिए। तो ये एंगल बना रहा है यहाँ पर थीटा, और ये एंगल अभी भी क्या है? थीटा अभी भी लेस देन 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री का मतलब हुआ कि मेरा वेलोसिटी यहाँ पर अभी भी पॉजिटिव है। देखिए मुझे अब ये बातें पता चल रही हैं। अच्छा, ये जो है कॉनकेव डाउनवर्ड है, कॉनकेव डाउनवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड है। अब कॉनकेव डाउनवर्ड होने से क्या होगा? एक्सेलरेशन का पता चलेगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। चलिए ठीक है, ये तो पुराने बेस पर हमने बात बताई। अब यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये मेरा थीटा फिर यहाँ आया, तो ये थीटा अब यहाँ, क्योंकि मैं पहले यहाँ जा रहा हूँ फिर यहाँ जा रहा हूँ, तो यहाँ से थीटा यहाँ क्या हो रहा है? कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। तो थीटा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो थीटा कम हो रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। अब आ जाए मेन बात पर। कंक्लूजन सारा जो निकलेगा, या आपको आगे जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है वो ये कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन, ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन कैसा हो? सेम हो, सेम। अगर सेम होगा तो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज करेगी, जैसा कि इसमें प्लस प्लस सेम साइन। अगर ये माइनस माइनस होते तब भी यही केस होता, ठीक है। तो दो केस क्लब कर दिए। वेलोसिटी एक्सेलरेशन अगर सेम साइन के होंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। एक मैंने एग्जांपल में समझा दिया। यहाँ पर अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन अपोजिट साइन होंगे, अपोजिट साइन, तब क्या होगा? तब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। देखा ना हमने, अपोजिट साइन, जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों को क्लब करके हम ऐसा लिख सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ देखा, तो ये एक रिजल्ट और आपका ऐड हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ में, ठीक है। तो देख लिए कितने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, और ये आप वो नोट करके रखिए, क्योंकि आगे अभी ग्राफ्स और बाकी हैं। इनके साथ जब आप इसको मिलाओगे तो आपकी और नॉलेज इंक्रीज़ होने वाली है। तो इसको आप नोट कर लें। हम आगे कुछ और इसमें जोड़ते हैं अभी पोजीशन टाइम ग्राफ में। तो आई होप, उम्मीद तो है कि समझ में आएगा सभी को। तो अब मैं कुछ ऐसे ग्राफ बताऊंगा जो अगर बने हैं, किसी ने दिया आपको, तो आप ये बता सकते हैं कि ये पॉसिबल भी है या नहीं है, या आपको खुद लगेगा कि हाँ पॉसिबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ आपको डिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ विच आर नॉट पॉसिबल, विच आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ ध्यान में आप क्या रखना है कि डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट केस में शायद वो हो सकते हैं। ये जो डिस्टेंस का है और ये टाइम के बीच में ग्राफ, तो यहाँ पर आप क्या है? डिस्टेंस है और ये टाइम है। तो अगर ग्राफ आपका इस तरह से हो तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस कभी कम नहीं होती। डिस्टेंस को आप बढ़ा सकते हो टाइम के साथ, कम नहीं कर सकते, है ना। अब आप वापस आओगे तो डिस्टेंस कम नहीं होगी, डिस्टेंस तब भी बढ़ेगी। तो डिस्टेंस कभी टाइम के साथ नहीं कम होती, इसलिए ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। एक ग्राफ इस तरह से बना हुआ, सपोज ये ग्राफ है, या इसको सर्कल बना दो आप पूरा, है ना। ये भी क्या आपका डिस्टेंस है, एक तरफ यहाँ डिस्टेंस है और यहाँ टाइम है। तो इस तरह ग्राफ दिया हो तो अगर आप यहाँ ड्रॉ करेंगे लाइन, तो इस टाइम पर, इस पर्टिकुलर टाइम पर पार्टिकल यहाँ भी बता रहा, पार्टिकल यहाँ भी बता रहा, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक। या आपका ग्राफ इस तरह से दिया हो, अगेन डिस्टेंस और ये टाइम, ग्राफ ऐसा वर्टिकल लाइन हो सीधी, यानी इस टाइम पर एकदम से डिस्टेंस बढ़ जाए, ये भी पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो कुछ ग्राफ है जो नहीं हो सकते। अगर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाया जाए तो क्या वो इस तरह का पॉसिबल होगा? तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को और देख लीजिए। चलिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में मेरे पास अगर ग्राफ ऐसा है तो क्या ये पॉसिबल है? ये तो हमने कर्व बनाया है, क्या ये पॉसिबल है?
यहाँ पर क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, पी लगा दिया डिस्प्लेसमेंट, और ये टाइम। ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट कम हो जाए? हो सकता है। कब हो सकता है? मान लीजिए पार्टिकल यहाँ इस पॉइंट, ये मीन पोजीशन है, सपोज मीन पोजीशन, ठीक है, यानी पार्टिकल यहाँ से गुजर कर यहाँ गया, ये पॉइंट हो गया, यहाँ पहुँचा ए पर, ये ए इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और पार्टिकल यहाँ से फिर वापस आ रहा है किसकी तरफ? मीन पोजीशन की तरफ। जब वो मीन पोजीशन की तरफ आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कम होता चला जाएगा, कम होते होते यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0, तो बी पर हो जाएगा 0, तो ये मीन पॉइंट बी पर हो गया। तो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये पॉसिबल है, ठीक है। एक इसका और देख लें कर, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व इस तरह से है कि इसको क्रॉस करते चला जाए नीचे, तो क्या ये पॉसिबल है? यानी यहाँ पर आपकी डिस्प्लेसमेंट ही है और ये टाइम ही है, तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। तो कौन सी सिचुएशन आपको याद आ रही है ऐसी? तो अगेन देखिए, ये मेरा मीन पॉइंट हो गया, ठीक है, मीन पॉइंट हो गया, और ये मेरा एक एक्सट्रीम पॉइंट हो गया। यहाँ से पार्टिकल आ रहा है ऐसे ऐसे, 0 हुआ, और 0 होकर फिर इसके लेफ़्ट चला गया। जब लेफ़्ट जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव काउंट की जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पर आपका रेफरेंस आपने रिगार्ड किया, तो राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। तो क्रॉस कर कर इसको पहुँच गया, यानी यहाँ तक, यहाँ से आया, ठीक है, यानी ए पॉइंट ये हो गया आपका, बी पॉइंट ये हो गया, ठीक, और सी मान लीजिए ये पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल ये इसको रेसिप्रोकेट कर रहा है, ठीक है, इसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, सॉरी। तो यहाँ से क्रॉस कर कर नेगेटिव साइड जा रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव शो कर रहा है, तो दिस ग्राफ इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा हो गया है अभी पोजीशन टाइम ग्राफ। अब हम नेक्स्ट करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उसमें देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। ये सारे ग्राफ जब आपके पास हो जाएंगे और नॉलेज आपको अच्छी तरह से इसकी होगी, तो ही हम इसके बाद, क्योंकि क्वेश्चन भी करने हैं, तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखें और फिर अप्लाई करें क्वेश्चंस में। तो दूसरा है आपका ग्राफ की लिस्ट में वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखते हैं ये किस किस तरह के ग्राफ आते हैं और यहाँ हमें क्या क्या नॉलेज मिलती है इससे। सबसे पहला सिंपल केस से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका यूनिफॉर्म मोशन का। इसमें रेस्ट में तो कुछ होगा नहीं, तो सबसे पहला जो इसमें बनेगा यूनिफॉर्म मोशन बनेगा, यानी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ पार्टिकल जाएगा। तो इसमें भी जब बनाएंगे हम, यहाँ टी ही रिप्रेजेंट करेंगे और इधर वी रिप्रेजेंट करेंगे, और एक कांस्टेंट मोशन है। देखिए यूनिफॉर्म मोशन का हमेशा मतलब इसमें लिखा नहीं होता है, यूनिफॉर्म मोशन की जगह वेलोसिटी सोच लिया करो, तो आपको समझ में आ जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी जिस किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से ही चल रहा है ऐसे, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही यानी वी आपका क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, ऐसे माने, यानी कि वी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, या यूनिफॉर्म है, जैसा है वैसा ही है। तो जब ये होता है तो एक्सेलरेशन वहाँ 0 होता है। ये हमारा पहला ग्राफ हुआ। दूसरा ग्राफ बनाएंगे अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी जहाँ पर स्पीड आपकी नॉन यूनिफॉर्म होगी, वेरिएबल होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो मोशन की जगह क्या करें आप, ऐसा इसकी जगह वेलोसिटी रख दें, तो आपको फीलिंग आएगी कि किस तरह के मोशन की बात कर रहे हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन चलिए बनाते हैं। देखिए ग्राफ का नेचर जैसे जैसे चेंज हो रहा था, यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ऐसे चेंज होगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन, उसके बाद बन जाएगा ऐसे स्लोप। और ये वाला ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये तो आपकी वेलोसिटी हो गई, ये आपका यहाँ पर टाइम हो गया इस तरह से, ठीक है। ये मान लीजिए स्टार्टिंग में पहले से कुछ उसकी वेलोसिटी थी, तो वो इनिशियल वेलोसिटी हमने मान ली, और यहाँ पर आने के बाद यानी ये आपका पॉइंट हो गया ओ, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ए, इस पॉइंट को हम बोलते हैं बी। थोड़ा सा बाद में से चीज़ें हम कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे, इसलिए ए बी, ये हो गया सी, इसको परपेंडिकुलर डालते हैं, ये हो गया डी, और यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हो गया ई, ठीक है। ग्राफ अभी वही है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। इससे क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिए जैसे स्लोप आएगा, स्लोप हमें से कुछ ना कुछ देता है, तो सबसे पहला रिजल्ट तो हमें स्लोप देगा इसका स्लोप हमें देगा क्या, इसका स्लोप हमें देगा एक्सेलरेशन। देखिए ये पैरामीटर हम यहाँ कैलकुलेट किया हमने। पहले वाले केस में पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप था उसने क्या दिया था, वेलोसिटी, अब मिल गया एक्सेलरेशन, ठीक है। वेलोसिटी टाइम क्या मिला, उससे एक्सेलरेशन मिला, ऐसे याद रख लो। तो पहला तो ये आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिया है इसने, याद रखने वाली चीज़ है। दूसरा कि इसके अंदर जितना भी
एरिया होगा, ये एरिया की बात कर रहा हूँ जो मैंने शेड किया, यानी इस लाइन के अंदर और टाइम एक्सिस के बीच में जितना भी एरिया आएगा, ये एरिया भी हमें कुछ बताता है। ये एरिया बताता है कि अगर ये एरिया आपने इस ग्राफ का काउंट कर लिया तो आपने एक पैरामीटर और काउंट कर लिया जो है डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने देखा ना, तो फॉर्मूले से मैथमेटिकली तो हमने प्रैक्टिस किए थे, क्वेश्चन वो हमने निकाले थे। तो ग्राफ देखकर भी आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ये एक डेरिवेशन के लिए भी यूज़ होता है। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी कैलकुलस मेथड से, इस ग्राफ का यूज़ कर कर भी हम तीनों की तीनों इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूँ तीनों इक्वेशन की, कि अगर आपको ग्राफिकल मेथड से करना हो, है ना, तो हम उसको निकाल सकते हैं। तो ये है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, ध्यान से देखेंगे और बहुत ही ग्राफ का इस्तेमाल तो क्योंकि इजी होता है, तो आपको बस देखना क्या है कि हमने जो रिजल्ट लिखे हैं, इन्हीं दो रिजल्ट से आपकी तीन इक्वेशंस आ जाएंगी। स्लोप और स्लोप हमें दे रहा है एक्सेलरेशन, एरिया हमें दे रहा है डिस्टेंस। तो हम एक्सेलरेशन सबसे पहले वाला स्लोप का यूज़ करेंगे, यानी हम एक्सेलरेशन ए निकालेंगे। तो पहली जो आपकी इक्वेशन है वो क्या थी, v = u + at, है ना, ये हम निकाल चुके हैं। तो इसको हम ड्राइव करेंगे। इसको ड्राइव करने के लिए हम पहला यूज़ करेंगे एक्सेलरेशन वाला। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप, इसी का तो स्लोप पूछ रहा है। तो इसका स्लोप मैं निकालता हूँ इस ट्रायंगल से। ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर स्लोप लेंगे तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। स्लोप तो tan थीटा होता है, ये तो जानते हैं आप। ठीक है, नहीं जानते तो आप याद रख लें, स्लोप = tan थीटा। tan थीटा निकालो, अगर ये आपका एंगल हुआ थीटा, तो यह और दिस अपॉन दिस, यानी आप अगर देखें ट्रायंगल में तो BE/AE हो गया ना, ए। BE क्या है स्टूडेंट, ये दिस माइनस दिस, ध्यान से देखो, DB - DE। तो इसमें से यानी ये क्या है मेरी, देखिए यहाँ जो मैंने C पॉइंट लगाया है ये एक्चुअली क्या है, V, फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। C पॉइंट इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, UV। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, 0 से लेकर ये V हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, ये U हो गया। तो इतना पोर्शन क्या बचा, ये बता V - U। तो ये हो गया मेरा V - U। अच्छा, AE क्या है, AE, ये A है, ये E है, ये बराबर है इसके OD के, और ये कितना है, T, यानी यहाँ टाइम क्या दिखा रहा है, अगर ये टाइम T दिखा रहा है तो T हो गया, तो नीचे वाला पॉइंट हो गया T। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो V = U + AT। बहुत सिंपल हो गया, ग्राफिकल मेथड से पहला आपका आ गया। देखिए बड़े आसानी से। तो पहले फॉर्मूले से हमने निकाल लिया, दूसरा देखते हैं कैसे निकलता है। दूसरा हमारे पास है S = UT + ½ AT²। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, इसको हम ड्राइव करते हैं। इसको ड्राइव करने के लिए हम एरिया वाली बात को कंसिडर करेंगे। डिस्टेंस को हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे S से, तो S क्या होती है, एरिया। अब यहाँ एरिया किसका है, ये जो फिगर बनी ना OABD, तो ये इसका एरिया, अगर इसका एरिया निकाल लें तो हमने डिस्टेंस निकाली, एरिया ऑफ OABD। ये OABD क्या है, ये OABD है ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम का एरिया, ट्रेपेजियम, ये तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ट्रेपेजियम का एरिया भी निकाला होगा। अब ट्रेपेजियम का एरिया है तो ये ट्रेपेजियम, अब इसको दो तरह से हम ट्रीट करेंगे कि इसके अंदर एक तो ये वाली जो है ये रेक्टेंगल है और ये वाला जो है ट्रायंगल है। तो पहले मैं इसका यूज़ करता हूँ, ट्रायंगल और रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, यानी ये वाला इंटू दिस। तो ये हो गया U और ये हो गया T। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी नॉट रेक्टेंगल लिखते हैं पहले, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, ये होगा ना इसकी साइड और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बस इन दोनों का एरिया ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या हो गया, दिस इंटू दिस, यानी OA इंटू OD। अच्छा, OA क्या है, U, और ये क्या है T, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा UT। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस, बेस आप इसको ले लो, तो ये बेस क्या है, ये T है, ये T हो गया, इंटू दिस। अब ये क्या है, ये हम निकाल चुके पहले, V - U, तो ये हो गया आपका V - U। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। T जो है अगर मैं यहाँ से निकालूँ, है ना, इसको, तो T यहाँ से क्या आएगा स्टूडेंट, ये आएगा V - U / A।
ओके सॉरी, यहाँ एक चीज़ देखनी थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस अपॉन दिस, तो ये तो हो गया टी और ये हो गया आपका v माइनस यू, ठीक है। टी हम यहाँ से निकालेंगे टी, तो v माइनस यू डिवाइड बाई ए, और ये भी v माइनस यू डिवाइड बाई डी। यहाँ पर थोड़ा सा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ये वाला ट्राइंगल है, तो इसको मैं करता हूँ बेस और इसको करते हैं टी हो जाएगा। ये वाला जो है हमारा v माइनस यू आ रहा, यू टी, ठीक है, प्लस हाफ, ओके दिस वी, हाँ ठीक, चलिए ठीक है टी, हाँ ये टी हो गया। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से मैं टी की वैल्यू नहीं निकालता, मैं निकालता हूँ v माइनस यू क्या आएगा, v माइनस यू आएगा ए टी, ठीक है। तो हम इसकी v माइनस यू की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका यू टी प्लस हाफ टी, और v माइनस यू क्या है ए टी, ठीक है। तो ये हो गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारी दूसरी इक्वेशन ड्राइव होगी किससे, एरिया इज इक्वल टू डिस्टेंस। चलिए स्टूडेंट, अब देखिए तीसरा हमारे पास जो रिलेशन है वो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इसके लिए आप पहला वाला लगाएंगे या दूसरा, तो इसके लिए भी हम दूसरे का ही, यानी एरिया इज इक्वल टू डिस्टेंस का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और हम s को लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अगेन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, लेकिन इस बार हम दूसरा मेथड लगाएंगे ट्रेपेजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, ओ ए बी डी, वही है ओ ए बी डी। अब क्या दूसरा तरीका भी हो सकता है इसका एरिया निकालने का, एक हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विच इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो हो जाएगा हाफ। अब पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, एक तो ये है ओ ए, ये तो होगी ओ ए, और एक ये वाली है डी बी, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई, ये हो गई ए ई, इसको लिख लो, बस इसकी वैल्यू रखनी है हमें। तो हाफ ओ ए तो देखो स्टूडेंट यू, और डी बी है वी, यानी ये जो है यू और ये जो है बी, ठीक। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ए ई बराबर है ओ डी के, ठीक। तो हाफ यू प्लस वी, ए डी क्या होगी, टी के बराबर होगी, ठीक। अच्छा, अब हम टी निकाल लेते हैं यहाँ से, टी अब क्या होगा, टी होगा वी माइनस यू बाई ए, उसमें आपने v माइनस यू की रखी थी, इसमें हम इसकी वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे हाफ u और v तो एज इट इज़ रहेगा, और इसकी जगह आ जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। तो बस यहाँ पर s है, 2 और a से इसको मल्टीप्लाई करो तो 2as आ गया, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्म लगाओ तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो स्टूडेंट, हमने कैलकुलस के साथ साथ ग्राफिकल मेथड से भी इस काम को कर लिया, क्योंकि हम अभी यहाँ ग्राफ पढ़ रहे थे, तो इसी दौरान अच्छा है कि ग्राफिकल मेथड का आपको एक फील भी आ जाए कि किस तरह से हम इक्वेशंस भी ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का काम ख़त्म नहीं हुआ, हमारा मेन जो था इसका यूज़ स्लोप और एरिया था, जिसका हमने इस्तेमाल कर लिया और इक्वेशंस भी ड्राइव कर ली, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लें, तभी हम इसका और यूज़ क्या है वो हम बात करेंगे इसकी, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो डेरिवेशन भी हो गई आपको बाय ग्राफिकल मेथड से, और यहाँ पर जो है हमने ये भी देखा कि हमारे रिजल्ट में क्या क्या आ रहा है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, अब हम बात करेंगे इसको हम आगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बाद क्या हो सकता है। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलें इसको, जो हमने पढ़ा है, या इसको हम यही बोल सकते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। अब अगला जो होगा वो होगा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, जैसे ये वाला ग्राफ। अच्छा, अगर हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करें, यूनिफॉर्मली, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो ग्राफ आपका इस तरह से आएगा, यानी ये वेलोसिटी हुई, ये टाइम हुआ। अब इसमें क्या रिजल्ट निकलता है इस ग्राफ में, देखिए, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी अगर ये स्ट्रेट होता तो हमारे पास एक्सेलरेशन आता, जो हमने उसमें देखा एक्सेलरेशन आया। अब
यहाँ पर अगर आप देखें, इसमें हमें जो रिजल्ट निकलना है, इसका मैं एक यहाँ लेता हूँ एंगल, तो एंगल देखो थीटा है। स्लोप में इसमें आगे बढ़ा, फिर मैंने यहाँ लिया एंगल, तो ये हो गया। अब थीटा क्या हो गया, थीटा बढ़ गया, थीटा बढ़ गया। टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। किस तरह से बढ़ रही है, लार्जर बढ़ रही है। तो इसे कहेंगे हम लार्जर, है ना, लार्जर चेंज इन वेलोसिटी। लार्जर चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है कि यहाँ पर आपका जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ रहा है, ज़्यादा तेज़ी से वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यानी एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। तो इस तरह का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इसका जो एक्सेलरेशन है इज इंक्रीजिंग। ठीक, एक और ग्राफ देखते हैं इसी रेस्पेक्ट में कि अगर ग्राफ हमारा कर्व है, यानी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, और आपका कर्व इस तरह से इस टाइम, ठीक है, तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं फिर यहाँ लूँगा इस पॉइंट को और देखूँगा कि यहाँ पर एंगल क्या आ रहा है, ये एंगल आया थीटा। फिर यहाँ लूँगा, ये एंगल क्या है। अब आप देखें कि एंगल क्या हो रहा है, एंगल डिक्रीज़ कर रहा है, यानी वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है। तो ये हो गया आपका स्मॉलर चेंज हो रहा है, स्मॉलर चेंज इन वेलोसिटी। अगर स्मॉलर चेंज है वेलोसिटी के अंदर, तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इसका मतलब डिक्रीज़ कर रहा है, यानी धीरे धीरे चेंज हो रही है, यानी एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। तो यानी ये एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग की बात करता है। तो ये आपके और रिजल्ट हैं जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हैं। चलिए अब मैं कुछ को रब करता हूँ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड कुछ और ग्राफ आपको बताता हूँ। और ग्राफ क्या हो सकते हैं, और ग्राफ क्या हो सकते हैं। चलिए एक ग्राफ हम बनाते हैं। चलिए ये बताएं, ये ग्राफ क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक। सिचुएशन आप सोचें, यहाँ से ये मेरा ग्राफ, ठीक है, ये मेरा पॉइंट है ए, सपोज ये मेरा पॉइंट है बी। ऐसा हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किया था, लेकिन अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसी तरह से हो तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा। वेलोसिटी यहाँ पर कुछ वेलोसिटी है जो भी है मैक्सिमम है और धीरे धीरे कम हो रही है और यहाँ पर ज़ीरो हो जाती है। तो आप ऐसी सिचुएशन सोच सकते हैं क्या। यस, ये जो सिचुएशन रिप्रेजेंट कर रही है, मान लीजिए मैं किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा हूँ, यहाँ से ये बॉल है सपोज, मैंने थ्रो की, तो मैंने इसको क्या किया, कुछ पहले कुछ वेलोसिटी दी, इसको किसी वेलोसिटी से थ्रो की, तो जाएगी जाएगी जाएगी, किसी पॉइंट पर ये वेलोसिटी इसकी फाइनल ज़ीरो हो जाएगी। तो इसी बात को रिप्रेजेंट कर रही है। एन ऑब्जेक्ट थ्रोइंग विथ सम वेलोसिटी अपवर्ड, तो यहाँ से ये जो मेरा पॉइंट है, यहाँ पर जो मैंने इसको, तो ये मेरा पॉइंट हो गया ए, ये मेरा पॉइंट हो गया बी, बी पर आकर ये ज़ीरो हो गई, ठीक है। तो ऐसा एक ग्राफ हो सकता है जो इस बात को रिप्रेजेंट करेगा। दिस अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आप देख लें, फील करें कि ग्राफ क्या बता रहा है सिचुएशन। एक ग्राफ और देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। अगर मेरा ग्राफ ऐसे गया और जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम में था, मैंने इसको भी नेगेटिव नीचे ले गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, यहाँ से यहाँ जा रहा है ऐसे। अब उसके बाद क्या हुआ, क्या आगे आप कंसिडर कर सकते हैं, यानी यहाँ तक तो पिक्चर यही है, लेकिन इसके बाद ये नेगेटिव चला गया, इसका क्या मतलब है, ये ज़रा सोच के आप बताएं कि इसके बाद क्या हुआ होगा। ये कि ये जो नीचे चला गया ग्राफ, तो आप इस सिचुएशन को कंसिडर कर सकते हैं आगे। यस, देखिए आप, अगर आपको नहीं आया समझ में, तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, यहाँ पर आकर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, ये वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, यहाँ पहुँच गए हम। अब ये जो है वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है। अच्छा, ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ तक ये वेलोसिटी पॉजिटिव ही तो है, ये वेलोसिटी यहाँ तक पॉजिटिव ही तो है। अब उसके बाद वेलोसिटी क्योंकि इस एक्सिस से नीचे चली गई, क्योंकि ये आप v दिखा रहे हो पॉजिटिव और यहाँ v दिखा रहे हो नेगेटिव, ये नेगेटिव भी है, तो यहाँ नेगेटिव दिखा रहे हैं v। तो जैसे ही यहाँ जाएगी, ये यहाँ ऑब्जेक्ट पहुँचेगा, तो उसके बाद ये घूम कर वापस आ रहा है। जब घूम कर वापस आ रहा है, तो अब वेलोसिटी यहाँ पर ज़ीरो थी और ज़ीरो के बाद सडनली वो क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट होगी, बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, लेकिन नेगेटिव साइड में बढ़ेगी, बढ़ेगी ये भी बढ़ेगी, लेकिन नेगेटिव साइड में बढ़ेगी। तो ये पूरी इस ट्रेजेक्ट्री को शो कर रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अगर हम इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम स्पीड टाइम ग्राफ से कुछ सिचुएशन को समझें, अगर हम इसी सिचुएशन को समझें स्पीड टाइम ग्राफ में, तो कैसा बनेगा ये देखिए। ये मैंने ग्राफ लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख रहा हूँ अब स्पीड, ना कि वेलोसिटी, तो क्या कुछ फ़र्क आएगा, और ये आपका टाइम ही है और ग्राफ मेरा ऐसे है। तो ये सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट ये क्या हो गया, ये पॉइंट मेरा ए हो गया, ये मेरा पॉइंट बी हो गया, तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। तो ऐसे ही तो होगा स्पीड में भी, वेलोसिटी यहाँ से दी कुछ वेलोसिटी, धीरे धीरे कम हुई, यहाँ ज़ीरो हो गई, ठीक। अब जब वापस लौटेगा तो
अब इसमें तो स्पीड तो नेगेटिव नहीं होती, स्पीड तो पॉजिटिव ही होती है, स्पीड तो पॉजिटिव होती है। यहाँ के बाद हमने ग्राफ ऐसा बनाया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं बना सकते क्योंकि स्पीड नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ग्राफ बनेगा। अब ये स्पीड क्या है, बढ़ रही है, इसका अगर नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ दें, आप इसकी मैग्नीट्यूड पर फोकस करें तो यहाँ 0 से बढ़ना स्टार्ट होगी, तो यहाँ 0 से इस पॉइंट पर वो बढ़ना स्टार्ट होगी और ऐसे ग्राफ आएगा, तो इसका ग्राफ ये आएगा, यानी ये वाला हिस्सा जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये आपका स्पीड के लिए। तो स्पीड टाइम ग्राफ हम एक और पढ़ेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ एक और देख लीजिए आप। कौन सा ग्राफ आप पढ़ने वाले हैं? ठीक है, सिचुएशन क्या है, सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि अब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, सॉरी ड्रॉप करते हैं ऊपर से, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। यहाँ सरफेस पर आएगी वो, ठीक है, सरफेस पे गिरेगी, ऐसे आ गई, उसके बाद बाउंस करके वापस जाएगी और कुछ यहाँ पर आ जाएगी, फिर उसकी वेलोसिटी फिर यहाँ 0 हो जाएगी। इस सिचुएशन को हमें बनाना है, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में नहीं, इसमें बनाएंगे स्पीड टाइम ग्राफ में। तो कैसे बनेगी, तो यहाँ हमारा सबसे पहले हमने यहाँ स्टार्ट किया, फिर यहाँ पर आए और फिर वापस यहाँ पर चले गए। तो नंबर 1 है ना, नंबर 1 यानी कुछ वेलोसिटी उसकी 0 है, तो टाइम टी पर वो 0 होगी, तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद बढ़ने स्टार्ट होगी, तो यहाँ बढ़ेगी, किसी टाइम तक बढ़ेगी, कहाँ तक बढ़ेगी, जब तक यहाँ नहीं पहुँच जाती, यहाँ अगर मैक्सिमम हो जाएगी तो यहाँ मैक्सिमम हो गई। उसके बाद अगर हम रेजिस्टेंस वगैरह को इग्नोर करें, ठीक है, उसके बाद वो क्या होगी, वेलोसिटी टकराएगी, फिर वेलोसिटी ऊपर की तरफ जाएगी और जाते जाते फिर जो भी वेलोसिटी इसको मिली यहाँ पर वो धीरे धीरे कम करते करते फिर 0 कर देगी, यानी ग्राफ अब ऐसे करते करते वापस ऐसे आ जाएगा। तो दिस इज योर स्पीड टाइम ग्राफ फॉर दिस सिचुएशन, दिस इज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर दिस सिचुएशन एंड दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस सिचुएशन। तो दिस सिचुएशन इज वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों आप कंपेयर कर सकते हो। तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। अब एक जाते जाते वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एक बात और बता दें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये देखा कि हम उससे एरिया निकाल सकते हैं, एरिया जो है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, और इस तरह से कोई कर्व में बना हुआ, ठीक है, सपोज ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, तो इसका हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इस ग्राफ से निकाल सकते हैं, इस तरह से कर्व में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ, तो अगर हम निकालेंगे डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, एरिया, अब एरिया इस कर्व के अंदर, इस कर्व के अंदर, इस कर्व के अंदर, यानी एरिया फर्स्ट कर्व का प्लस एरिया सेकंड कर्व का प्लस एरिया थर्ड कर्व का। और हम डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगा, क्योंकि उसके अंदर एरिया A1 तो आएगा, लेकिन एरिया A2 को माइनस करना पड़ेगा, और ऊपर वाले पॉजिटिव, नीचे वाले नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ये डिफरेंस होता है। तो ये बात यहाँ पर जाकर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की कंप्लीट होती है। नोट कर लीजिए, सिर्फ लास्ट आपका रह गया है एक्सेलरेशन, एक उसमें इंपॉर्टेंट और ऐसी चीज़ जो आपको बुक में नहीं मिलेगी वो मैं बताने वाला हूँ। तो बने रहिए थोड़ी देर और देखिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। चलिए, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में बहुत ज़्यादा नहीं है, 1-2 ही ग्राफ हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसमें भी सबसे पहली सिचुएशन हमारी वही सबसे सिंपल, और ये सिंपल ये वाली होगी, ठीक है, लेकिन इस टाइम यहाँ एक्सेलरेशन होगा, ये टाइम होगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, उसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ठीक, बना हुआ है, सेम है, चेंज नहीं हो रहा। अब इसके बाद क्या आएगा फिर, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बाद इसमें फिर आएगा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यानी यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होता है। वेलोसिटी चेंज होती है तो आपका एक्सेलरेशन आ जाता है, लेकिन एक्सेलरेशन चेंज होती है तो क्या आता है, ये कोर्स में भी नहीं है आपके, लेकिन आता क्या है, कम से कम नाम तो पता चल जाए। तो ये अगर एक्सेलरेशन है, ये अगर टाइम है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये स्लोप बनेगा, थीटा बनेगा। तो इसका भी तो स्लोप कुछ ना कुछ तो रिप्रेजेंट करेगा, जो हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन नाम क्या होगा उसका, तो वो जो स्लोप होगा वो उसको हम बोलते हैं जर्क, ठीक है, जर्क। हमारे पास स्लोप अभी इससे पहले 2 आ चुके हैं,
और दो स्लोप में हमने क्या पढ़ा, एक में वेलोसिटी आया, एक में एक्सेलरेशन आया। ये हमने पढ़ा मीटर पर सेकंड, ये हमने पढ़ा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उस हिसाब से देखें तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड क्यूबिक। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट एक बात थी जो बतानी थी। और इसका भी तो कुछ एरिया होगा जो रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इस तरह से इसका भी बना हुआ है, जैसे हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का देखा था, ये एरिया 1, ये एरिया 2, ये एरिया 3, तो इसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इन दिस केस द एरिया रिप्रेजेंट्स चेंज इन वेलोसिटी। आप चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं इसके एरिया कैलकुलेट करने से, ठीक है। और ये चेंज इन वेलोसिटी के लिए आप एरिया कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि एरिया किस तरह से लेना, चेंज इन वेलोसिटी, एरिया किस तरह से कंसीडर करना है, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो इसमें एरिया 1 माइनस एरिया 2 प्लस एरिया 3, इस बात का ध्यान रखते हुए आप कैलकुलेट करेंगे एरिया और आपको चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ये हमारा कंप्लीट अभी तक की सारी ग्राफ की बात, बेसिक बात मैंने आपको बता दी। अब इसके ऊपर हम कुछ 4-5 क्वेश्चन करेंगे ताकि इसका यूटिलाइजेशन वहाँ हो और हमें फील और आए, हमें और कॉन्फिडेंस आए, थोड़ा अच्छी फीलिंग आए कि हाँ हमने जो समझी चीज़ें वो अप्लाई हो रही है और क्वेश्चन भी हो रहा है। तो इसको भी आप नोट कर लें। तो फिर करते हैं प्रॉब्लम। ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ग्राफिकल मेथड्स से, यानी हमने जो ग्राफ सीखे उन सभी का यूज़ होगा और उसकी हेल्प से हम इनके आंसर निकालेंगे। 2 क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं, जितनी नॉलेज है आपको ग्राफ की उसी का यूज़ होगा और उसी के नॉलेज से आप इसके आंसर कर सकते हैं। सभी दोनों क्वेश्चन के अंदर पोजीशन टाइम ग्राफ मैंने दिया हुआ है, पहला ये क्वेश्चन है, दूसरा ये है, और उनके 4-4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यानी ग्राफ से हमें पोजीशन टाइम ग्राफ को हमें कन्वर्ट करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ठीक। अगर आपका पोजीशन टाइम ग्राफ यानी एस और टी में ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है तो इसका इक्विवेलेंट जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा। तो ये चारों के चारों वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैं, कन्वर्ट करके किस तरह से आप बनेगा ये आप देखें। तो यहाँ पर देखिए, आप ऑप्शन 4 में से आप अपना थोड़ा सा कोशिश करें पहले करने की, और जितनी नॉलेज है उसका अगर आप पूरी प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली यूज़ करेंगे तो आपको आंसर मिलने वाला है इसमें, जितनी नॉलेज है, ठीक है। ट्राई कर लिया हो तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखेंगे वेलोसिटी हमारी, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आपकी 10 है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपकी कम हो रही है, ठीक। और हमारे पास एक नॉलेज थी कि जो स्ट्रेट लाइन आती है उसका अगर हम एंगल देख लें, यानी यहाँ पर थीटा देखें और ये देखें 90 से ज़्यादा है या कम है सिर्फ, तो ये है 90 से ज़्यादा। और 90 से ज़्यादा जाओ का मतलब होता है वेलोसिटी हमारी क्या होती है, नेगेटिव। आप चेक कर लें नेगेटिव किस में है, तो वेलोसिटी इसमें तो नेगेटिव नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसमें भी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए 2 केस रह गए हमारे पास, ठीक है, 50-50 रह गया मामला। ये दोनों एक नॉलेज से आप सिर्फ 2 चॉइस में आ गए। अब दूसरी बात में दोनों ही यहाँ पर नेगेटिव हैं और यहाँ वेलोसिटी कैसी हो रही है, यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है और यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि वेलोसिटी चेंज होगी या वेलोसिटी सेम रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, वो कैसे पता चलेगा? देखिए अगर आप लाइन ड्रॉ करें यहाँ पर, है ना, तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर भी सेम है, ठीक। तो थीटा कैसा है, कांस्टेंट। बस ये नॉलेज आपको इस बात का भी आंसर कर देगी, व्हेन थीटा इज़ कांस्टेंट देन वी मस्ट बी कांस्टेंट। बस थीटा से ही वी का पता चलता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक। तो कौन कौन सी 2 बातें हमने जो सीखी थी, उन्हीं 2 बातों से इसका आंसर आसानी से निकल गया, समझ में भी आ गई होगी बात, बहुत अच्छी बात। चलिए दूसरा हम प्रॉब्लम नंबर 2 पर आते हैं, और ये हमने एक ग्राफ सीखा था। अब इस ग्राफ में मैंने आपको जो बातें बताई थी वो स्टूडेंट्स आपको याद होनी चाहिए, अदरवाइज़ जब मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये तो बताया हुआ था और ऐसे तो हम भी निकाल लेते। तो वही मैं चाह रहा हूँ कि जो बातें आपको पता हैं बस उसका तो यूज़ है। तो हम इसको किस तरह से ट्रीट करें, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमने दी थी। यहाँ कॉनकेव है कर्व, कॉनकेव है, तो पहली बात तो ये आती है कि इस केस में आपका एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव। अब यहाँ पर हम और 2, एक ये साइड ये 3 बात हम देख लेते हैं। पहले यहाँ देखें, अगर हम यहाँ पर
एक लाइन ड्रॉ करें इसको टच करती हुई, तो यहाँ हमें वेलोसिटी के बारे में पता चलेगा, क्योंकि हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एंगल है आपका वो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो इस पॉइंट के इधर की बात करूँ तो जितने भी आपके बनेंगे एंगल वो सारे थीटा ज़्यादा होंगे, यानी आपका जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव आने वाला है। तो एक्सेलरेशन तो यहाँ भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन यहाँ भी पॉजिटिव, तो यहाँ साइन अपोजिट है। जब यहाँ साइन अपोजिट है तो v क्या होगा, v डिक्रीज़ करेगा, ये बात बताई थी। अपोजिट साइन होगा अगर a और v का तो वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी। और थीटा क्योंकि 90 से ज़्यादा है, पहली बात तो यहाँ से आपको नॉलेज मिलती है कि थीटा 90 से ज़्यादा है, इधर की बात कर रहा हूँ, तो v नेगेटिव होगा। तो v नेगेटिव होते होते डिक्रीज़ करेगा। तो यहाँ आप चेक कर लो स्टार्टिंग से कि v नेगेटिव है और डिक्रीज़ कर रहा है। तो v नेगेटिव इसमें भी है, v नेगेटिव इसमें भी है, v ना तो इसमें नेगेटिव है ना इसमें नेगेटिव है। तो इस इंफॉर्मेशन से हम सिर्फ इस बात पर आए कि v नेगेटिव होना चाहिए, जैसा उस केस में था। अब और नेगेटिव यहाँ भी है, नेगेटिव यहाँ भी है। अब हम यहाँ चलें तो यहाँ तो हमारा ये ज़ीरो हो जाएगा एक पॉइंट पर, तो यहाँ पर भी ज़ीरो हो रहा है, यहाँ पर भी ज़ीरो हो रहा है, ठीक। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है पॉजिटिव, और ये इस टाइम के बाद ही नहीं, देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट में पॉजिटिव आ रहा है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट में नेगेटिव आ रहा है। तो स्टार्टिंग में ही तो यहाँ नेगेटिव है, टाइम ये आधा हिस्सा ये टी का है, तो हमारा ये ऑप्शन होगा, ठीक है। इसको भी अगर आप देखें तो ये वाला पोर्शन भी आपको समझ में आएगा। यहाँ मैं अगर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये जो थीटा है ये लेस देन 90 है, यानी v जो होगा वो पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, v भी पॉजिटिव। तो इस साइड क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी। तो यहाँ देखो इस पॉइंट के बाद वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीज़ ही तो कर रही है, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी हम लिख रहे हैं डिक्रीज़ कर रही है। डिक्रीज़ का मतलब है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज़ कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो इंक्रीजिंग साइड में जा रही है। तो अब ये पूरी भरपूर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसका ग्राफ ये होगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन थे, इसके बाद और क्वेश्चन करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए तब तक। देखिए क्वेश्चन थर्ड है, सिंपल से एक क्वेश्चन लिया है मैंने। ये ग्राफ है आपका ओ ए बी सी, इस तरह से आ रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी बढ़ती है ए तक पहुंच जाती है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। उसके बाद यूनिफॉर्म रहती है, रिटार्ड होकर फिर 0 हो जाती है। इतना ये टाइम दिया हुआ, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड एंड 10 सेकेंड, ठीक है, इस तरह का ग्राफ। इस ग्राफ से, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर आपको निकालनी हो डिस्टेंस, तो क्या हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस देता है, हमने पढ़ चुके हैं। क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है एरिया अंडर दिस कर्व। तो अगर हम एरिया निकाल लें तो ये आंसर निकाल सकते हैं। और ध्यान ये रखना है कि टाइम कहाँ से जा रहा है। पहला जो टाइम है 0 to 5 सेकेंड है, तो 0 to 5 सेकेंड के लिए आप एरिया निकालेंगे तो ये आपका एरिया आएगा इतना, ठीक है। तो यहाँ से लेके ओ ए बी के अंदर जो एरिया आ रहा है, तो बस ये आ जाएगा फर्स्ट आपका। तो डिस्टेंस फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हम निकाल लेंगे एरिया। इस एरिया में एक तो ट्रायंगल आ रहा है और ये क्या होगा, ये आपका रेक्टेंगल होगा। तो इस ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकालें, इस ट्रायंगल का, तो हो जाएगा हाफ, सीधा मैं निकाल ले रहा हूँ, हाफ इंटू बेस, बेस कितना 2 इंटू हाइट, और हाइट कितनी है 20। तो ये तो हो गया ट्रायंगल का, प्लस इसका भी निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, 5 माइनस 2 3, और ये हाइट हो जाएगी 20, तो 3 इंटू 20 ये आ जाएगा, सिर्फ 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा 20 प्लस 60, 20 प्लस 60, तो ये जाएगा कितना 80 मीटर आंसर होता है। इसी तरीके से सिमिलरली बिल्कुल सेम हम निकालेंगे 10 सेकंड तक। तो जब हम 10 सेकंड तक निकालेंगे तो अब ये BC वाला ये एरिया भी ऐड हो जाएगा इसके अंदर। तो 80 तो यहाँ तक निकाल ही चुके हैं हम, ठीक। तो देखा जाए तो इसका जो है ट्रायंगल का जो एरिया आ रहा था वो 20 आ रहा था, इसका 60 आ रहा था। इसका निकालें तो हम ट्रायंगल का आया इतना, 60 इसका आया। अच्छा इसका और निकाल लें तो इसका भी ट्रायंगल ये हाफ इंटू बेस कितना हो गया 5, और ये हो गया 20, तो कट जाएगा 50, ये आ जाएगा 20 प्लस 60 प्लस 50 कितना हो जाएगा 130 मीटर। तो ये सिंपल था, सिर्फ आपको याद दिलाना था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। इसको नोट करें तब हम एक और क्वेश्चन करेंगे। एक और मैंने ग्राफ बनाया है, एक प्रॉब्लम है आपकी 4, और ये ग्राफ आपके सामने, इसको आप देखें ध्यान से।
और इसमें हमें निकालना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि सिर्फ आप डिस्टेंस ही नहीं डिस्प्लेसमेंट भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम निकाल सकते हैं और वो एरिया के बराबर ही होती है, दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर होता है। तो देखिए इसमें कर्व कौन सा आप लेंगे, ये भी सीधा सीधा इसी के ऊपर बेस्ड है। तो डिस्टेंस पहले क्या निकालें, हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, और ये कहाँ से निकालना है हमें, टाइम दिया हुआ हमें 0 to 10 सेकेंड, यानी पूरा ग्राफ इसमें कवर होगा। तो यहाँ से लेकर 0 से लेकर 10 तक पूरा ग्राफ ही आ गया। तो यानी आपको ये जो एरिया मैं शेड कर रहा हूँ, ये सारा एरिया आपका कैलकुलेट करेंगे हम, है ना, तो आपके पास आ जाएगी डिस्टेंस, ये सारा एरिया आपको निकालना, ठीक। तो आपको रेगुलर फिगर्स भी दिखाई दे रही हैं, जिससे आसानी से आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बस आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो ये आपका ट्रायंगल हो गया, और इस ट्रायंगल को लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस हो गया हमारा 6 और हाइट हो गई आपकी 20, ठीक है। ये तो इसका हो गया, प्लस ये निकालेंगे तो ये भी ट्रायंगल ही है, तो हो जाएगा हाफ, इसमें बेस है 2 और इसकी जो हाइट नीचे की तरफ है तो वो भी 20 है, तो 20 हो गई। उसके बाद ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ये हो गया 2 एंड दिस इज़ एक्चुअली 10, ये इसके बराबर है यहाँ तक 10 तक, ठीक है। तो हो गया 2 इंटू 10, सिंपल, बस कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा 60, ये कट जाएगा 10, 2 से 2 कट गया तो 20 और वो भी 20, तो हो गया आपका 100 मीटर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। सिंपल है, सारा एरिया आप निकालो। और थोड़ा सा ध्यान देना होता है डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि इसमें हमें नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान रखना होता है। तो इसका निकालेंगे हम, इसका हम निकाला हमने 60, और ये जो है क्योंकि नीचे नेगेटिव साइड में आ रहा है तो बस यही यहाँ डिफरेंस हो जाएगा, ये -20 हो जाएगा, बाकी ऊपर का फिर पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका रह जाएगा 60 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस डिफरेंट आएंगे, ये आप ध्यान रखें इस बात का। तो आपके 4 प्रॉब्लम होंगे, एक प्रॉब्लम हम और लेते हैं इसके ऊपर, तब तक आप इसको नोट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आज की प्रॉब्लम नंबर 5, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग, और इसको कर कर मज़ा ही आ जाएगा। देखिए क्या इसमें ग्राफ का यूज़ किया गया है, और पहले प्रॉब्लम को समझ लीजिए। मैंने बड़े स्केल का यूज़ करके एक बहुत ही खूबसूरत सी ये फिगर बनाई है। इसको थोड़ा ध्यान से दूँ, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। ये टाइम एक्सिस, ये आपकी वेलोसिटी एक्सिस है, और ये स्कूटर और कार बनाने की कोशिश की है। लग रहा है थोड़ा बहुत आपको कि स्कूटर और कार है, तो एक सी कार है और ये स्कूटर है। अब देखिए सिचुएशन आ जाएंगे स्टार्टिंग में जैसे ही टाइम स्टार्ट होता है तो उस वक्त ये जो है ग्राफ जा रहा है ये कार का, यानी इसकी जो टाइम 0 पर वेलोसिटी स्टार्ट होती है, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बट एट टाइम t0 द स्कूटर इज ऑलरेडी रनिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक, ये मीटर पर सेकेंड में आपकी वेलोसिटी है। तो स्कूटर तो अपनी एक ही यूनिफॉर्म स्पीड से जाया जा रहा है, लेकिन जैसे ही टाइम स्टार्ट होता है वहाँ से गाड़ी अपने आप को रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करती है, और 15 सेकंड में उसकी स्पीड जो है वो 45 मीटर पर सेकंड हो जाती है। इट इज़ मोर देन दी स्कूटर। मैंने कुछ ये क्वेश्चन बच्चों से पूछा, जानने की कोशिश की कि भाई अगर ऐसा होता है, स्कूटर जो पहले से ही चल रहा है और कार स्टार्ट होती है 0 से लेकर, तो जब कार की स्पीड बढ़ते बढ़ते स्कूटर के बराबर आ जाएगी जो 30 मीटर पर सेकंड है, तो क्या उस वक्त कार स्कूटर को क्या कर लेगी, ओवरटेक करेगी? तो काफ़ी स्टूडेंट्स का आंसर था हाँ, बराबर हो जाएगी स्पीड, तो वो उसके पास पहुंच जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। स्पीड बराबर पहुंचने के बावजूद भी स्कूटर, क्योंकि ऑलरेडी दैट टाइम जिसमें उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही होगी, वो कुछ डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करेगा। तो द कार विल ओवरटेक द स्कूटर आफ्टर सम टाइम डेफिनेटली, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़कर उससे भी ज़्यादा होने वाली है। लेकिन वो कब होगी वो भी एक बात है इसमें, वो टाइम क्या होगा वो हमें निकालना है। कितनी डिस्टेंस पर जाकर उसको ओवरटेक करेगी वो हमें डिस्टेंस निकालनी है, और उससे पहले हमें ये निकालना है कि 15 सेकंड जहाँ पर पहुँचने के बाद दोनों एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे होंगे, उनके बीच में कुछ डिफरेंस रहा होगा या नहीं, कितना डिफरेंस रहा होगा स्पीड का, वो निकालना।
तो आपको बात समझ में आ गई। अब हमें क्या निकालना है कि 15 सेकंड में स्कूटर ने कितनी डिस्टेंस कवर की और कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो हम ये जानते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस हम निकालते हैं एरिया अंडर द ग्राफ। यहाँ एक ही ग्राफ पर दो सिचुएशन ड्रॉ की गई हैं, तो दो ग्राफ हैं एक्चुअली, एक ये ग्राफ है आपका और एक ये स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ। तो हम स्कूटर का निकाल सकते हैं 15 सेकंड, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पोर्शन होगा ये वाला है ना, रेक्टेंगल जो बन रहा है, ये डिस्टेंस होगी किसकी, स्कूटर की, इन 15 सेकंड। तो हम इसको पहले वाले क्वेश्चन को निकालते हैं, देखते हैं डिस्टेंस क्या होगी 15 सेकंड पर। तो डिस्टेंस ऑफ ऐसे लिख रहा हूँ मैं स्कूटर के लिए, इन 15 सेकंड। तो देखिए 15 सेकंड में, और इसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है 30, तो ये हो जाएगी आपकी 450 मीटर। ये तो बहुत आसानी से निकल गई, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ कार इन 15 सेकंड, ठीक है, 15 सेकंड। तो कार की क्या होगी, तो कार का तो यहाँ तक है, यानी ये वाला एरिया जो ट्रायंगल का एरिया है, इसके लिए ये निकालना पड़ेगा। तो इसकी हेल्प से निकालने को, न्यूमेरिकल हमें यूज़ नहीं करना, ग्राफिकल मेथड यूज़ करना। तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा 15, और इसकी जो हाइट है वो ये हो जाएगी। इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये कितनी वैल्यू आएगी, हम इसको यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। 25 2 20 तो 22 5 7 और ये 675 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा 337.5, ये आ जाएगा। देखिए कार अभी भी पीछे होगी, 15 सेकंड पे कार अभी भी पीछे है, तो हमें निकालना है डिफरेंस। तो डिफरेंस इन डिस्टेंस, डिफरेंस इन डिस्टेंस, तो दोनों में कितना डिफरेंस है वो निकाल सकते हैं, यानी 450 माइनस 337.5 निकाल लीजिए, 5 हो जाएगा, 9 तो ये आ जाएगा 2, 4 तो आ जाएगा 1 और ये 112.5 मीटर, इतना डिस्टेंस रहेगा। तो पहला हमारा आंसर ये आ गया, ये हमने फर्स्ट का क्वेश्चन कर लिया। सेकंड पार्ट देखें, इसमें हमें निकालना है कितने टाइम पर वो उसको ओवरटेक करेगी। 15 सेकंड में हमने देखा इतनी डिस्टेंस अभी बाकी है, यानी अभी कार इतना पीछे है 15 सेकंड पर, लेकिन उस वक्त दोनों की स्पीड अब फिक्स हो चुकी है। अब यहाँ पर कार की स्पीड ज़्यादा है और स्कूटर की स्पीड उससे कम है, तो ये जो गैप है, जो डिफरेंस है 112.5 है ना, 112.5 मीटर का, ये गैप कितनी स्पीड से तय होगा, ये गैप तय होगा द रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक। यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। तो रिलेटिव, ये रिलेटिव वेलोसिटी का अगला हम कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, तो अभी थोड़ी सी बात यहाँ है, समझ आ जाएगी कि हम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस करेंगे उसको। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू स्कूटर, SCOOTR स्कूटर, तो ये हो जाएगी आपकी कार की है 45, उसमें से माइनस कर देंगे स्कूटर की, तो ये होगा 15 मीटर पर सेकंड। ये हमारी रिलेटिव वेलोसिटी होगी और ये डिस्टेंस होगी। तो इतना टाइम उसको और लगेगा 15 सेकंड के बाद, ताकि ये डिस्टेंस भी कवर हो जाए। तो टाइम टू कवर डिस्टेंस ऑफ डिफरेंस, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी से पूरा होगा। तो डिस्टेंस है 112.5 डिवाइड बाई 15, तो उसको आप यहाँ कर दें, कितना होगा 121.7 और ये जाएगा 7.5 सेकेंड। तो 15 सेकेंड के बाद इतना टाइम और लगेगा, तो हमारा टाइम टू कैच स्कूटर ये आ जाएगा, टाइम टू कैच स्कूटर हो जाएगा 15, पहले 15 था, उसके बाद 7.5 यानी 22.5 सेकेंड। इतना टाइम के बाद कार जो है वो स्कूटर को क्या कर लेगी, ओवरटेक कर लेगी और उसके बाद आगे निकल जाएगी। अभी थर्ड पार्ट में हमें निकालना है कि उस वक्त तक डिस्टेंस कितनी रही होगी। तो टाइम हमें मिल गया, इतने टाइम तक डिस्टेंस कार या स्कूटर कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे। तो यहाँ चाहे कार हो या डिस्टेंस स्कूटर की हो या कार की हो, बराबर ही होगी, क्योंकि वहाँ पर ओवरटेक कर रहे हैं, एक ही जगह पहुँच गए। तो हम इस डिस्टेंस को निकालने के लिए कार के वेलोसिटी से इस टाइम को मल्टीप्लाई कर दें, तो आ जाएगा स्कूटर की
स्कूटर की वेलोसिटी से इस टाइम को मल्टीप्लाई कर दें। कार के लिए निकालेंगे तो अलग अलग निकालना पड़ेगा, तो इससे आसान हो जाएगा। तो डिस्टेंस व्हेन कार ओवरटेक स्कूटर, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 30 इंटू 22.5, तो 15 675 मीटर। तो ये इस तरह का क्वेश्चन था, मुझे इंटरेस्टिंग लगा मुझे, और आपको भी आई होप इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसके अंदर भी ग्राफ का हमने देखा किस तरह से हम डिस्टेंस निकालने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं और हम डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैंने ग्राफ की पूरी नॉलेज देने की कोशिश की और उसको कंप्लीट करने के लिए उसके कुछ एग्जाम्पल भी किए। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, और इसकी पिछली जो वीडियो है उसको भी देखिए। तो अगला लेक्चर भी, अगली वीडियो भी आप उसको भी आप देखें, क्योंकि एक लेक्चर इसका और होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी की। वो हमारा इसका आखिरी लेक्चर होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।